Hi, you all. A very good evening to all of you all. I'm your English educator Vriddhi Doshi and आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. आज मैं वीडियो के बिना रिकॉर्ड करने वाली हूँ बिकॉज यार आई एम रियली टायर्ड एंड आई हैव हैड अ लॉन्ग डे एंड अभी इतना 2 बज रहे हैं रात के और मैं ये रिकॉर्डिंग ले रही हूँ. आई एम नॉट इन द स्टेट बट आई हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो टुडे, सो just stay, bear with me. So let's get started, my dear learners, with In the Making of Scientist with your English educator Vriddhi Doshi. So first of all, what is the meaning of the title In the Making of Scientist? ये जो टाइटल है ये बता रहा है कि कोई भी जर्नी होती है साइंटिस्ट की, उसमें कितने ही सारे हार्डशिप्स आते हैं, कितने ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आते हैं. हाउ अ साइंटिस्ट हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड in order to achieve what he wants to achieve. So this is not only the theme but it will also justify the title. All the adversities, all the difficulties of life that the scientist goes through. He does not become very famous easily. वो इतना easily famous नहीं हो जाता है, उसको टाइम लगता है फेमस होने के लिए. और वो जो टाइम लगता है उसमें इतनी सारी अड़चने आती हैं, इतनी ज़्यादा hurdles आते हैं. So this chapter talks about the hurdles that the scientist goes throughout his life. And in today's chapter we are going to be studying about Richard E. Bright. I will also make you mark some important keywords जो तुम्हारी subjective answer में बहुत सारे help करेंगे. So make sure that you are just underlining the keywords in your textbook. So Richard E. Bright just 22 years का था. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard E. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. It was the first time that this important scientific journal had ever published the work of a college student. If you compare it to sports, that would be like the making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run on your first time at bat. For Richard E. Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. सो रिचर्ड ई ब्राइट हमारे इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट है. हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो जब भी सिर्फ 22 ईयर्स के थे, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, मतलब वो पहले हुआ करते थे. फॉर्मर मीन्स बिफोर. वो पहले स्काउट ऑफ द ईयर थे और वो ही स्काउट ऑफ द ईयर ने एक पूरे वर्ल्ड को पूरा चेंज कर दिया, क्योंकि उनकी जो न्यू थियोरी थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि सभी लोग एकदम शॉक हो गए, सभी लोग स्टन हो गए. और उनकी थियोरी में ये बात कर रहे थे कि सेल्स जो है वो कैसे काम करते हैं. नाउ रिचर्ड ई ब्राइट और उनके जो कॉलेज रूममेट था, उन्होंने ये थियोरी को उनके आर्टिकल में लिखी हुई थी विच वाज इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. तो ये जो प्रोसीडिंग से लेके साइंस तक है, ये जो भी वर्ड आइटलिक्स में है, ये एक प्रॉपर नाउन है जो नाम है न्यूज़पेपर का. प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, PNAC, ऐसे याद रखो. पनाक प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. तो ये जो अचीवमेंट थी, ये जो आर्टिकल, तुम सोचोगे कि मैम बस ये आर्टिकल ही उसने पब्लिश किया तो इसमें बड़ी बात क्या होगी. नाउ इसमें बड़ी बात ये है कि ये पहली बार था साइंटिफिक जर्नल में, ये पहली बार था हिस्ट्री में कि एक कॉलेज स्टूडेंट का वर्क पब्लिश किया है. साइंटिस्ट जो होते हैं उनके ईयर्स निकल जाते हैं, 30s 40s 50s में चले जाते हैं, तब भी उनका जो वर्क है, उनका वर्क पब्लिश नहीं होता है. पर ये रिचर्ड ई ब्राइट तो बस एक स्टूडेंट थे और उनका वर्क मैगजीन में पब्लिश हुआ था, उनकी थियोरी पब्लिश हुई थी. और इसी वजह से दिस वाज अ वेरी बिग डील फॉर रिचर्ड ई ब्राइट. तो ये जो उन्होंने अचीवमेंट किया था, ये बस पहला अचीवमेंट था इन हिज लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स. बहुत सारे अचीवमेंट्स फ्यूचर में आने वाले थे और वो जो फ्यूचर के अचीवमेंट्स हैं उनमें से बस ये एक ही छोटा सा अचीवमेंट है जिसने उसके करियर को किक स्टार्ट किया. और ये किससे स्टार्ट हुआ? इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई. तो हम ये बोल सकते हैं कि बटरफ्लाई से उनका करियर स्टार्ट हुआ था.
ना ये जो पूरा ये जो उनका अचीवमेंट है ये कंपेयर किया गया है एक होम रन से. नाउ देर इज अ कंपैरिजन दैट इज बीइंग मेड. मैंने यहाँ पे बोला कि कंपेयर हो रहा है, देर इज अ कंपैरिजन बीइंग मेड कि कैसे उनका जो अचीवमेंट था. यू विल गेट अ क्वेश्चन दैट हाउ इज इट कंपेयर टू अ होम रन. तो होम रन में ऐसा होता है कि बेसबॉल में अगर बेसबॉल में पहली बार अगर कोई ऐसे कोई ऐसे हिट कर दे रहा है. होम रन इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल इज व्हेन द बैटर scores a run after running safely around all bases back to the home plate without stopping. तो चार ऐसे उनके स्टॉप्स होते हैं. तो क्या करना होता है, ही हैज टू गो थ्रू ऑल द रन्स एंड ही हैज टू रिटर्न बैक टू द होम विदाउट स्टॉपिंग. उनको चारों स्टॉप्स पे पहुंचना होता है विदाउट स्टॉपिंग. A ball which is hit out of the playing field is also called a home run. तो जब तक वो पहुंच नहीं जाता, जब तक वो थ्रो नहीं कर लेता है बॉल, तब तक उसको भागते रहना है. और अगर वो कोई फील्ड के बाहर, हम लोग बोलते हैं ना सिक्सर सिक्सर, वैसे टाइप का होम रन. तो सोचो अगर वो पहली बार बच्चे ने हाथ पहली बार में बैट पकड़ा हुआ है और वो होम रन मार दे रहा है बड़ी बात है ना ये, बहुत ज़्यादा. तो वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे था हमारे रिचर्ड ईब्राइट का. उनका पहला आर्टिकल था और वो जो पहला आर्टिकल था वो ही उनका इतना खतरनाक था कि एक मैगजीन में पब्लिश हो गया जिसने पूरे वर्ल्ड को ऊपर नीचे कर दिया. तो ये उनकी स्टोरी है जिन्होंने इतना ज़्यादा अचीवमेंट किया था. दिस इज हिज स्टोरी कि वो साइंटिस्ट कैसे बने. इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, हाउ डिड ही बिकम अ साइंटिस्ट. रिचर्ड ई ब्राइट जो थे, ही वॉज एन ओनली चाइल्ड. वो अकेले बच्चे थे और वो नॉर्थ ऑफ रीडिंग, रीडिंग इज अ प्लेस, रीडिंग इज अ सिटी इन पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया के रीडिंग सिटी में वो ग्रो हुए थे. और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं कि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कुछ अटेन नहीं कर सकते थे, अचीव नहीं कर सकते थे. इनफैक्ट वो फुटबॉल या फिर बेसबॉल भी नहीं खेल सकते थे इफ ही डिड नॉट हैव अ टीम. सिर्फ एक जन की टीम होती है तो ही वो कर सकते थे. देयर वाज नो, इट वाज अ वेरी स्मॉल स्टेट, इट वाज अ वेरी स्मॉल प्लेस. उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी और इसी वजह से ही डिड नॉट, इट वाजंट वेरी हैपनिंग प्लेस. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि इतना ज़्यादा एडवेंचर नहीं था, वो एक ही चीज़ कर सकते थे और वो थे कलेक्ट करना चीज़ों को. तो वही टाइम पे उन्होंने सबसे पहले उनकी चीज़ जो कलेक्ट की थी वो थी, जो हम आगे पढ़ेंगे. तो उन्होंने कब कलेक्ट करना चालू किया था, ही स्टार्टेड कलेक्टिंग जब भी वो सिर्फ किंडर गार्डन में थे. और किंडर गार्डन में उन्होंने बटरफ्लाईज कलेक्ट करना चालू किया. दैट इज वाई उनका जो सक्सेस है, वो बोलते हैं कि मेरा जो सक्सेस है वो बटरफ्लाईज से आया है, क्योंकि मैंने बटरफ्लाईज कलेक्ट करना स्टार्ट किया था और ऐसे ही मैं आगे आगे बढ़ता रहा. तो बटरफ्लाईज तो उन्होंने करी हुई थी, बटरफ्लाईज ही हैड कलेक्टेड, बट आफ्टर दैट ही कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स. RFC, KFC होता है ना, वैसे RFC, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, ये तीनों चीजें उन्होंने कलेक्ट करना चालू किया, प्लस बटरफ्लाई. आफ्टर ईयर्स ऑफ कलेक्टिंग, ओवर द ईयर्स, वो एक बहुत ही ज्यादा ईगर, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड एस्ट्रोनॉमर भी बन गए, जिनको स्टार्स एंड ऑल के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद था. और बिकॉज ऑफ हिज क्यूरियोसिटी वो रात रात भर जाग के स्टार गेजिंग भी किया करते थे. नो पहली बार उन्होंने, जब भी उनकी ये जो ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा शार्प थी. फ्रॉम द फर्स्ट, एकदम बचपन से ही, सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, बचपन से ही उनकी ये जो क्यूरियोसिटी थी ये बहुत ही ज़्यादा ड्राइविंग थी, ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग थी, ये हमेशा कभी ख़त्म नहीं होती थी. और ये क्यूरियोसिटी के साथ साथ उनका जो माइंड था वो भी बड़ा शार्प था. तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था ये बड़ा ही डेडली था. और इसकी वजह से हमारे रिचर्ड ईब्राइट इतने ज़्यादा आगे आ पाए. वो उनके पास क्यूरियोसिटी भी थी, उनको जानने की चाह भी थी और उनका माइंड भी बड़ा शार्प था. एंड उसके ऊपर उनकी जो ममा थी वो बड़ी इनकरेजिंग थी, जिनकी वजह से वो आज जहाँ पे है वहाँ पे पहुँच पाए. उनकी ममा उनको हर स्टेप पे इनकरेज किया करती थी. उनकी ममा ने उनको इनकरेज किया कि यू लर्न, तुम्हें जो सीखना है तुम सीखो, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी. हमारे पेरेंट्स भी तो यही बोलते ना, तुम्हें पढ़ाई करना है तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, वट एवर यू वॉन्ट वी विल डू फॉर यू. डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ बस, इंस्टाग्राम पे मत इंस्टाग्राम पे मत स्क्रॉल करो. तो हमारे पापा भी तो यही बोलते हैं, मम्मा भी तो यही बोलती है, पढ़ना है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कुछ भी करा के,
पढ़ाऊंगा। तो उनकी मम्मा भी एकदम ऐसी थी। उनकी मम्मा ने ये देख लिया कि ही इज वेरी क्यूरियस इनटू, ही इज वेरी क्यूरियस अबाउट कलेक्टिंग थिंग्स। तो फिर वो उसको ट्रिप्स पे लेके गई, उनके लिए टेलीस्कोप्स लेके आई, माइक्रोस्कोप्स लेके आई, कैमरास लेके आई, माउंटिंग मटेरियल्स लेके आई, और ऐसी सब चीज़ें लेके आई जो उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये जो है, ये जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं ना, ये सबका तुम्हें लिस्ट बनाना है, तुम्हें अपने खुद के नोट्स बनाने हैं जहाँ पे तुम ये सब चीज़ें लिस्ट कर रहे हो। उनकी मम्मा ये बोलती है एक इंटरव्यू में कि आई वॉज हिज ओनली फ्रेंड, उसके पास और कोई फ्रेंड नहीं था, मैं उसकी अकेली फ्रेंड थी जब तक उसने स्कूल स्टार्ट नहीं किया था। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. थर्ड ग्रेड में उनके पापा की मौत हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद से रिची रिची वॉज एवरीथिंग, उसका पूरा वर्ल्ड था, मम्मा का उनका पूरा वर्ल्ड था, उसके लिए सब कुछ करके लेके आया वो, शी यूज्ड टू डू एवरीथिंग फॉर हिम, और उन फ्रेंड्स भी उनके घर पे लेके आया करती थी। she used to spend, she and her son रिचर्ड इब्राइट जो है, वो लोग पूरा टाइम जो था वो डाइनिंग रूम में स्पेंड किया करते थे। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, ये उनकी मम्मा बोलती है कि अगर उनके पास कोई चीज नहीं थी तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता, तो वो क्या करता, तुम्हारे जैसे फोन यूज करने लगता, इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल करने लगता, ओ आज तो ये मूवी आ रही है, ओ आज तो वो मूवी, अरे आलिया भट्ट ने ये पोस्ट किया, अरे सलमान खान ने वो पोस्ट किया, देख देख। है ना, ऐसे फ्री टाइम में तो यही करते हो तुम लोग, है ना। नहीं, उनकी मम्मा ने ये पता था कि अगर वो ऐसा टाइम वेस्ट करेगा तो आगे कुछ नहीं पढ़ पाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो उसकी मम्मा को जब भी ऐसा लगा कि उसके पास कोई चीज़ नहीं है करने के लिए, तो तभी उसकी मम्मा उसके लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ के लाती थी। फिजिकल वर्क नहीं, ऐसा नहीं कि झाड़ू पोता करो, बट लर्निंग समथिंग, कुछ सीखे वो। तुम्हारी मम्मा भी ऐसा नहीं बोलती है कि यार तू फोन मत ले, बस देखो जो पढ़ना है तू पढ़, बस फोन मत ले। सबकी मम्मा सेम होती है, मेरी खुद की मम्मा ऐसा ही बोलती है, कुछ भी कर पर बस फोन मत ले। नहीं अभी नहीं, मैं जब भी तुम्हारे एज की थी तभी। ही लाइक्ड इट, हिज मदर सेज, उसकी मम्मा ये बोलती है कि उसको पसंद आता था ये सब सीखना, उसको लर्न करना था, ही वांटेड टू लर्न न्यू थिंग्स, ही वांटेड टू लर्न न्यू थिंग्स, उसको सभी नई नई चीज़ें ढूंढना बहुत अच्छा लगता था। एंड ऐसे ही उसने सीखना चालू किया। वो स्कूल में तो टॉप करा ही करा, बट एवरी डे थिंग्स में वो बस दूसरे सब एकदम नॉर्मल किड के जैसा था, एकदम अलग नहीं, ऐसा नहीं कि वो एकदम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ही वॉज अ नॉर्मल चाइल्ड। बाय द टाइम वो सेकेंड ग्रेड में पहुंच गया था, सेकेंड ग्रेड में ईब्राइट ने 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज को कलेक्ट कर दिया था अराउंड हिज होम टाउन। वो बाहर बहुत सारी प्लेसेस पे जाता था, ही यूज टू एक्सप्लोर, फाइंड, डिस्कवर types of butterflies and collect them. That would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. That book told me how monarch butterflies, migrate to Central America. This opened the world of science to this eager young collector. नाउ रिचर्ड इब्राइट ने सभी बटरफ्लाईज कलेक्ट कर दी थी, तो उसको लगा कि यार इससे ज़्यादा मैं क्या ही करूँगा, इतनी स्पीशीज है, इससे उसने गिव अप कर दिया था। पर जैसे ही वो गिव अप करने जा रहा था, उनकी मदर ने वापस उनको हेल्प की, और वो था एक चिल्ड्रंस बुक लेके आई जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स और मोनार्क 10, TTMX, ट्रेवल्स, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। तो ये क्या बता रहा था कि कैसे जो बटरफ्लाईज होती है वो नॉर्थ अमेरिका में, वो सेंट्रल अमेरिका में आती है, कैसे TTMX CA बन जाता है, सेंट्रल अमेरिका में कैसे आता है। तो ये नई चीज़ जब भी रिचर्ड इवराइट ने देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि ओ ऐसा भी होता है क्या। तो ऐसे ही उसका साइंस के प्रति जो इंटरेस्ट था वो और ज़्यादा बढ़ गया, इट ग्रू मच मोर। एट द एंड ऑफ द बुक द रीडर्स वर इनवाइटेड, ये जो बुक है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उसके एंड में जो रीडर्स थे उनको उनको इनवाइट किया गया था कि एक काम करो, आ जाओ, चलो एक काम करते हैं, हम साथ में मिलके बटरफ्लाईज के माइग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं।
They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Orohat of the University of Toronto in Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send to डॉक्टर ओरोहाट. सो उनकी मम्मा जो थी उन्होंने एक लेटर लिखा डॉक्टर ओरोहाट को ये बताने के लिए कि मेरा चाइल्ड जो है वो भी इंटरेस्टेड है. सो ये जो जिनको भी इंटरेस्ट था वो रिसर्च में, जिनको भी वो बटरफ्लाई की स्टडी में इंटरेस्ट था, उनको बटरफ्लाईज को टैग करना था. टैग मतलब वो जो स्पीशीज है, सपोज ये मेरी बटरफ्लाई है, ठीक है, दिस इज माई बटरफ्लाई, तो उनके पैरों पे एक ऐसा चिट लगाना जिसपे उसका नाम लिखा हुआ है, उसका स्पीशीज लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं टैगिंग. दिस प्रोसेस इज नोन एज टैगिंग. तो कोई भी बटरफ्लाई है उसको टैग करके भेजना था ताकि डॉक्टर फ्रेडरिक जो है वो उनकी रिसर्च कर पाए. नाउ सून, जैसे ही उनकी ममा ने ये भेजा, इब्राइट तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया, बोला कि मुझे भी जाना है, लेट्स डू वन थिंग, काम करते हैं, हम भी टैग्स लगाते हैं. तो उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड अटैचिंग टैग्स टू जितने भी उनके पास मोनार्क्स उनको मिले, उनको टैग कर दिया. एंड सबको बोला कि हे सुनो, तुम्हें अगर कोई बटरफ्लाई मिले तो तुम डॉक्टर हुरोहात को भेज देना, सेंड अ टैग टू डॉक्टर हुरोहात अगर तुम्हें कोई मिले. तो ऐसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग lasted 6 weeks in late summer. रीडिंग जहां पे रिचर्ड ईब्राइट रह रहे थे, where he was staying. तो वहां पे उनकी 6 weeks तक ये चली. If you are chasing them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies on his own. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in her basement through the life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. तो यहाँ पे हमारे जो रिचर्ड ईब्राइट है वो सिर्फ अभी डॉक्टर ओरोहाट को अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में से सब लोग शेयर करने वाले थे, राइट. Everybody was going to share their samples with Dr. Ruhat. Why is Richard Ebright so different? तो वो ट्राई कर रहा था जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ भेज सके उतना ज़्यादा स्पीशीज़ भेजने को. 6 weeks तक वो कलेक्टिंग करते रहा. ही कलेक्टेड फॉर 6 weeks एंड लेटर ऑन उनको ये रियलाइजेशन हुआ. दिस इज व्हाट ही रियलाइज्ड कि अगर किसी को कोई भी अगर तुम्हें कलेक्ट करनी है अपनी बटरफ्लाईज, तो तुम एक एक करके अगर करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा कैच नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पे ट्रिक ये है कि तुम अपनी खुद की बटरफ्लाईज बनाओ. तो उसने क्या किया, रिचर्ड ईब्राइट ने क्या किया, रिचर्ड ईब्राइट ने एक फीमेल मोनार्क को कैच किया. फीमेल मोनार्क, ना मोनार्क का क्या मतलब है, मोनार्क इज अ टाइप ऑफ अ बटरफ्लाई. मोनार्क जो है वो एक टाइप ऑफ अ बटरफ्लाई है. सो उसने वो फीमेल मोनार्क को पकड़ा, उसको रेस किया, उसको बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया उसके बेसमेंट में, और उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल थी उसको कैप्चर किया ना. उसकी लाइफ साइकिल क्या थी इसका आपको नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो पहले एग था, फिर वो एक कैटरपिलर बना, फिर वो एक प्यूपा बना, और फिर वहां से जाके वो एक एडल्ट बटरफ्लाई बन गया. वो एडल्ट बटरफ्लाई को फिर वो टैग करता था और फिर उसको वापस जाने देता था. ऐसे ही बरसों तक फॉर सेवरल इयर्स उसका जो बेसमेंट था उसमें हजारों टाइप के मोनार्क्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, वो सब चलता रहता था. सालों तक उन्होंने अपनी रिसर्च कंटिन्यू करी. इवेंचुअली थोड़ा टाइम हो गया और रिचर्ड ईब्राइट का भी जो इंटरेस्ट था वो कम होने लगा. ही वॉज बोर्ड ऑफ टैगिंग बटरफ्लाईज क्योंकि इट वॉज डिफिकल्ट. यू हैव टू बिलीव इट इज अ टीडियस टास्क. सोचो तुम इतना बटरफ्लाई को ग्रो कर रहे हो, उनके तुम पैरों पे वो टैग कर रहे हो और फिर उनको खुला छोड़ दे रहे हो. इट इज टीडियस और कुछ ज्यादा फीडबैक नहीं आता है. In all the time I did it, only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived. Recaptured करके maybe they send them back.
मे बी दे सेंट इट बैक टू रिचर्ड ईब्राइट। तो इतनी दूरी पर सिर्फ 2 ही बटरफ्लाईज, इतने हजारों बटरफ्लाई भेजे, सिर्फ 2 ही बटरफ्लाईज पकड़े हुए। तो उसको ये लगा कि यू नो दिस इज नॉट वेरी, इट इज अ वेरी बोरिंग टास्क। तो फिर 7th ग्रेड में ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। ये सब तो उसका एक हॉबी था, दिस वाज जस्ट ओनली अ हॉबी फॉर रिचर्ड ईब्राइट, दिस वाज ओनली अ हॉबी। बट देन जब भी वो 7th स्टैंडर्ड में था, 7th स्टैंडर्ड में उसको ये पता चला, ही गॉट अ रियलाइजेशन कि रियल साइंस एक्चुअल में होता क्या है। जब भी वो उसके टाउन के जो साइंस फेयर था तभी वो जहाँ पे पहुंचा, इट वॉज अ रियली सैड फीलिंग। उनको बहुत ही ज्यादा सैड फील हो रहा था, क्योंकि नॉट गेटिंग एनीथिंग, सभी ने कुछ ना कुछ जीता था बच्चा पार्टी। सोचो, सभी ने कुछ ना कुछ जीता था और सिर्फ उसने नहीं जीता था। हाँ, तुम्हें मैं कोई कंपटीशन में बिठाओ और तुम्हें मैं बोलूं कि देखो तुमने बहुत अच्छा किया है पर तुम्हें प्राइज नहीं मिलेगा, सबको प्राइज मिलेगा पर तुम्हें प्राइज नहीं मिलेगा, तुम्हें एकदम खराब लगेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स तुम तो वहां से भाग जाओगे, बोलोगे अरे यार वृद्धिमान कितनी कितनी खराब है, उसने सबको प्राइज दिया सिर्फ मुझे प्राइज नहीं दिया, है ना? ऐसा लगेगा ना? Same thing with Richard Ebright. His entry was slides of frog tissues which he had showed under a microscope. ये ये जो एक्सपेरिमेंट था ये उन्होंने कंपटीशन के लिए सबमिट करा हुआ था। और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। दिस एक्सपेरिमेंट वाज सो बेसिक कि हमारे रिचर्ड ईब्राइट को ये समझ में आ गया कि बस सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होगा, बस मैं अपने माइक्रोस्कोप में लोगों को दिखा दूंगा कि कैसा दिखता है तो उससे कुछ नहीं होगा, रियल एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, उसको रियल चीज़ें करनी पड़ेगी। एंड तब जाके उनकी जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, उनका जो कॉम्पिटिशन का जो उन अंदर से वो जो आग थी वो जलने लगी। उनको ये पता था कि अभी वो नेक्स्ट ईयर के फेयर में क्या करने वाले हैं, और वो ये करने वाले थे कि एक रियल एक्सपेरिमेंट देने वाले थे। द सब्जेक्ट दैट आई न्यू द मोस्ट अबाउट was the insect that I have been working on for the past several years. Which subject? Can you all tell me कौन से सब्जेक्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ? Which subject are we talking about? Very good. The butterfly. जो बटरफ्लाई थी उसके बारे में ही वो इतने सालों से वो सर्च कर रहा था। So finally he wrote a message to Dr. Horokart कि please give me ideas. और when he submitted this, एक stack of suggestions आ गया, that means too many, pile of suggestions वो आ गया। और इसकी वजह से ईब्राइट पूरे रात बिजी रहा, थ्रू आउट हाई स्कूल बिजी रहा, और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्राइज प्रोजेक्ट्स वो जीत गया, कंट्री में जीत गया, इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में जीत गया। वो बस जीतते ही गया, जीतते ही गया। उसको बस एक राइट डायरेक्शन की ज़रूरत थी, और वो डायरेक्शन किसने दिया? हमारे डॉक्टर ओरोहाट ने। He gave him the direction that he needed. 8th grade का जो प्रोजेक्ट था, Ebright tried to find the cause of the viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. He was seeing कि भाई इतने ज़्यादा monarch caterpillars क्यों हर साल मरते हैं? Can that disease be carried by a beetle? कोई एक बीटल में भी, वो लोग बीटल को खा रहे हैं, इसकी वजह से उनकी डिजीज हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैटरपिलर्स को ग्रो किया इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि चलो एक काम करते हैं, मैं हमारे खुद के जो मेरा एक्सपेरिमेंट रूम है उसमें मेरा जो कैटरपिलर्स है उनको ग्रो करता हूँ, पर उनके साथ साथ बीटल्स को भी ग्रो करता हूँ। पर इनकी वजह से डिड ही गेट एनी रिजल्ट? नो, ये नहीं, ये उनको नहीं आया रिजल्ट। बट स्टिल ही वेंट अहेड एंड शोड इट। उनको रिजल्ट तो नहीं आया, पर फिर भी उन्होंने बोला चलो ये दिखा लेता हूँ, यही एक्सपेरिमेंट। एंड दिस टाइम नेक्स्ट ईयर व्हेन ही वाज इन हिज 8th स्टैंडर्ड, ही वन द एक्सपेरिमेंट। लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था? सिर्फ यही दिखाया था माइक्रोस्कोपी कैसे सब दिखते हैं। बट दिस ईयर उन्होंने जीता कि कैसे उनका एक्सपेरिमेंट जो था वो कितना बढ़िया था। दिस टाइम ही ट्रूली वन। The next year, his science fair project was testing the theory. तो remember guys, अभी तक हम कौन से ईयर पे पहुंचे? 3rd year of the science fair। ये 3rd ईयर चल रहा है साइंस फेयर का।
तो थर्ड ईयर में उन्होंने क्या चेक किया, थर्ड ईयर में वो ये चेक कर रहे थे कि थियोरी जो है of Viceroy butterfly copy monarch. The next was testing the theory that Viceroy butterflies copy monarch behavior, कि उनका जो बिहेवियर है वो कैसे होता है, कैसे जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती है वो मोनार्क को कॉपी करती है। जैसे तुम करते हो ना, अरे वाह आलिया भट्ट तो कितनी ब्यूटीफुल है, वो कितनी ज़्यादा एकदम शी सो एलिगेंट एक काम करती हूँ, मैं भी उसके जैसा ट्राई करती हूँ, और फिर तुम्हारे एकदम स्पीच में एक्सेंट आ जाता है ना। करा होगा तुम लोगों ने ऐसा ट्राई, नहीं किया है तो तुम एकदम अच्छे बच्चे हो, किया है तो तुम्हें पता ही होगा। तो ऐसे ही वो देख रहा था कि कैसे जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती है वो मोनार्क की लाइफस्टाइल, मोनार्क का रहने का तरीका वो कैसे कॉपी करती है। और ये जो थियोरी थी वो ये थी कि वाइसरॉय जो है दे लुक लाइक मोनार्क, क्योंकि मोनार्क जो है दे डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। द वाइसरॉय जो है वो ट्राई करते हैं मोनार्क के जैसा दिखने का अपने सर्वाइवल के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि जो बर्ड्स है वो मोनार्क को बिल्कुल भी अटैक नहीं करते। द बर्ड्स डोंट अटैक मोनार्क क्योंकि वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं करते। तो वाइसरॉय ने सोचा कि चलो मैं भी ऐसा करता हूँ, आई विल ऑल्सो ट्राई एंड लुक लाइक अ मोनार्क। तो ये उनकी थियोरी थी। So the more they look like the monarch, the less likely they are going to become a bird sinner, and ऐसे ही उनकी लाइफ सेव हो जाएगी। इब्राइट का ये जो प्रोजेक्ट था, इट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, और उनको ये जो पता चला, he found that a starling would not eat ordinary bird food. Starling is a type of a bird. वो बस मोनार्क को ही खाएगा, ये बस मोनार्क को ही खाएगा, वो नॉर्मल फूड नहीं खाएगा, वो सिर्फ मोनार्क को खाएगा। तो इब्राहिम ने लेटर ये बताया कि लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शो दैट द वाइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। ये अभी तक उन्होंने ये तो फ्यूचर में देखा, उन्होंने फ्यूचर में जो लोग थे वो लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट बना रहे थे, पर हमारे रिचर्ड इब्राइट ने तो ऑलरेडी इस पे एक थियोरी कर ली थी। ये जो उनका प्रोजेक्ट था ये जूलॉजी के फेयर में दिखाया हुआ था, एंड इट वाज प्लेस फर्स्ट, उसको फर्स्ट प्राइज मिला। थर्ड ईयर में उनको फर्स्ट प्राइज मिला जूलॉजी में। जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स। इन द जूलॉजी डिवीजन जूलॉजी में मतलब फर्स्ट आया, और पूरा जो काउंटी साइंस फेयर था, काउंटी मतलब कंट्री, पूरा जो कंट्री का साइंस फेयर था उसमें वो थर्ड आ गए। नाउ वाई इज इट अ डिविजन, क्योंकि जूलॉजी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपको पता होगा, आप साइंस स्टूडेंट्स होंगे तो जूलॉजी, बॉटनी, तो ये सब उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, तो वो सब अलग अलग टाइप्स में वो इन सभी को मिला के उनका जो प्रोजेक्ट था वो थर्ड आया। कौन सा प्रोजेक्ट था कि कैसे जो वाइसरॉय होते हैं वो मोनार्क को कॉपी करने का ट्राई करते हैं टू सेव देमसेल्व्स। नाउ वी आर टेकिंग अ leap. Now Richard E. Bright is in the second year of high school. देखो ये सब जो years है ना, आपको एसएसटी के जैसे याद करना है कि एसएसटी में आपको पता है कैसा आप डेट्स बनाते थे, डेट्स और फिर उसमें क्या सब किया है, डेट्स और यूज डेट्स में क्या किया है, तो वैसे आपको यहाँ पे नोट्स बनाने कि सेकेंड ईयर ऑफ रिचर्ड, ये सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल में है, तो रिचर्ड ईब्राइट ने उनकी रिसर्च वो स्टार्ट की जिसकी वजह से एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन जो था उसका डिस्कवरी हो गया। हॉर्मोन्स आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि कैसे वो ए हार्मोन, इट्स अ वेरी बिग थिंग टू डिस्कवर अ हार्मोन गाइस, हार्मोन डिस्कवर कर रहा है वो गाइस। हम लोग यहाँ पे सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल में सब लोग जहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, रिचर्ड ई ब्राइट डिस्कवरी कर रहे हैं इनडायरेक्टली। इसकी वजह से उनका जो न्यू थियोरी था द लाइफ ऑफ सेल्स वो भी कंफर्म हो गया। और इसका जो क्वेश्चन था ये बड़ा ही सिंपल था, what is the purpose of the tiny gold spots on the monarch pupa? What is a pupa? Pupa क्या होता है? Pupa is nothing but जब भी वो पता है वो egg से थोड़ा बाहर होता है। He is the entire bird, the insect is only in the egg. तो egg से caterpillar के वो जो transition form होता है, caterpillar, oh god, I'm so sorry, I just got confused in the spelling, caterpillar,
तो ये जो एग और कैटरपिलर के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो वो जब ये जैसा दिखता है वो होता है हमारा प्यूपा। तो ये जो प्यूपा है उसमें थोड़े ऐसे गोल्डन स्पॉट्स थे। तो रिचर्ड ईब्राइट जब भी इसको ध्यान से देख रहा था तो वो बोल रहा था कि यार ये गोल्डन स्पॉट्स करते क्या है, व्हाट आर दीज गोल्डन स्पॉट्स डूइंग। देखा यहाँ पे भी हमारे रिचर्ड ईब्राइट की जो क्यूरियोसिटी थी वो काम में आ गई, है कि नहीं। क्यूरियोसिटी था, इसकी वजह से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन से वो आंसर ढूंढने गए और उनकी डिस्कवरी हो गई। everyone assumed that the spots were just ornamental of no use, just for the exterior purpose, just for the decoration, just for good looks. बट डॉक्टर ओरुकहार्ट जो थे उनको ये बिलीव तो नहीं था कि दे आर जस्ट फॉर लुक्स। डॉक्टर ओरुकहार्ट डिड नॉट बिलीव इट, एंड इसीलिए जब भी हमारे रिचर्ड ईब्राइट उसका आंसर ढूंढने जाते थे टू फाइंड द आंसर, ईब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंटिस्ट स्टूडेंट first had to build a device that showed that the spots were producing or hormone necessary for the butterfly's full development. यहाँ पे write down a question, which experiment changed Richard's career, या फिर तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो that which experiment was published in the journal. तो which experiment are we talking about? पहले उन्होंने एक डिवाइस बनाया, he and his college roommate, उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया, not his roommate sorry, he and a साइंस स्टूडेंट, एक दूसरा साइंस स्टूडेंट था, उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो ये कंफर्म करेगा कि वो स्पॉट्स में से कुछ ना कुछ सिक्रीट हो रहा है। और वो जो सिक्रीट था फिर उनको ये दिखाना था कि अगर ये सिक्रीशन हमने बंद कर दिया तो क्या बटरफ्लाई पूरा डेवलप हो रहा है, क्या अगर मैं ये बंद कर दूं तो क्या ये अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दूं तो क्या वो बटरफ्लाई डेवलप होगा। तो ये सब ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग, और इस प्रोजेक्ट की वजह से ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इस प्रोजेक्ट की वजह से वो इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री कर पाए, विच इज अ वेरी बिग डील। ही वन द फर्स्ट प्राइज, उनको पहला प्राइज मिला इन द कंट्री फेयर, एंड इसकी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पे चले गए, एंड वहां पे इंटरनेशनली ही वन थर्ड प्लेस इन जूलॉजी। At this point of time, he also got to work in an entomology laboratory at the Walter Reed Army Institute of Research. मैम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बच्चे पूछेंगे मैम यहाँ पे हम क्या करें, मैं बोलूँगी लर्न करना है आपको। आपकी जो आप SST के नेम्स कैसे लर्न करते हो, SST के नेम्स कैसे लर्न करते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे भी लर्न करना है ये सभी नेम्स, ठीक है। सो इन दिस पेज वी लर्न कि उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो हार्मोन के बारे में उन्होंने डिस्कवर किया इनडायरेक्टली लेटर ऑन, ये हार्मोन की वजह से उनका एक न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में पता चल गया ना। ये जो हार्मोन था वो उन्होंने एक अपने साइंस फेयर में दिखाया, और वो साइंस फेयर में उनका फर्स्ट प्लेस आ गया, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनली कर पाए पार्टिसिपेट, और वो जो इंटरनेशनल फेयर था वहाँ पे उन्होंने थर्ड प्लेस जूलॉजी में जीता। He also worked at the laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. As a high school junior, coming back, as a high school junior, रिचर्ड ई ब्राइट ने कंटिन्यू किया उनका एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क पीपा। ये साल पहला साल था जब ही उन्होंने इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस जीता, and this is how he got another chance to work at the army laboratory, and over there he was working. तो जब भी वो सीनियर ईयर में आई, व्हेन ही रीच्ड द सीनियर ईयर, उन्होंने एक और स्टेप एडवांस किया, उन्होंने सेल्स को बनाए, ही ग्रो सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग। तो ये जो विंग था उनका, पहले तो वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ हॉर्मोन्स देख रहे थे, राइट, हॉर्मोन्स पे डेवलपमेंट कर रहे थे। ये जो उनका जो सिक्रीशन था इन गोल्ड स्पॉट्स में से, वो हार्मोन के बारे में बता रहे थे, बट नाउ ही वेंट अ स्टेप फर्दर, उन्होंने सेल्स बना दिया मोनार्क के विंग्स में से,
ये मेरा बटरफ्लाई थोड़ा मोटा सा हो गया है, पर ये जो विंग्स है हमारा, उनके मोनार्क के विंग्स में से उन्होंने एक ऐसा कल्चर बनाया which shows that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spot. And this is the major experiment. Let us understand this very clearly once again. रिचर्ड ई ब्राइट ने क्या किया? रिचर्ड ई ब्राइट ने वो जो विंग था उनका, वो जो विंग था, वो विंग का एक सेल लिया, ठीक है. ही टुक अ सेल एंड वो जो सेल था, वो सेल को उन्होंने ग्रो करा. नाउ व्हेन ही वाज ग्रोइंग दिस सेल, एक ऐसे कल्चर में, कल्चर मतलब एक पूरा एनवायरमेंट, एक ऐसे एनवायरमेंट में उन्होंने ग्रो किया जो ये दिखाया कि ये जो सेल है ये डिवाइड होगा इनटू 2 पार्ट्स, और ये जो दोनों सेल्स जो डिवाइड हो रहा है, ये सेल फर्दर एक बटरफ्लाई में बनेगा, ये सेल फर्दर एक बटरफ्लाई में बनेगा. और ये तभी होगा, ये पूरा प्रोसेस तभी होगा जब उनको ये जो गोल्ड स्पॉट्स का जो हार्मोन है वो मिले. And this is how he won the first place for zoology at the international fair. This was a major discovery जो हमारे डॉक्टर ओरोहाट ने भी नहीं, डॉक्टर ओरोहाट को पता था कि ये जो गोल्ड स्पॉट्स है वो कुछ तो काम करते हैं, पर उनको पता नहीं था. बट रिचर्ड ई ब्राइट ने प्रूव कर दिया कि अगर हम उनका बटरफ्लाई ले, एक इंसेक्ट, एक बटरफ्लाई मोनार्क का एक विंग में से एक सेल ले और उसको कल्चर में रखे, और अगर उनको हम वो गोल्डन हार्मोन नहीं दे रहे हैं तो वो बटरफ्लाई नहीं बनेंगे, पर अगर हम वो गोल्डन हार्मोन दे रहे हैं तो वो बटरफ्लाई बन जाएगा. सो दिस एक्सपेरिमेंट, he spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory. और वहाँ पे ही laboratory में US Department of Agriculture के अंडर वो काम कर रहे थे. So he was very talented, he made a lot of discoveries and he made a lot of researches. उसके बाद he also went to Harvard. His freshman year at Harvard, he was so talented that he was studying at Harvard University, the best university in the world. E. Bright वापस Laboratory of Development of Agriculture में चले गए और वहाँ पे he did some more work on the hormones of the gold spot. वो हमारा previous वाला, जो हमारा पहला वाला experiment था ना, वो वाले experiment पे वो वापस चले गए, ये वाला gold spot वाला. Using this laboratory sophisticated instruments, उन्होंने ये जो गोल्ड स्पॉट का जो हार्मोन था उसका डीएनए देख लिया कि उसका डीएनए है क्या भाई, डीएनए क्या है, वो कैसा दिखता है, तो वो उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया. 1 साल तक, 1.5 ईयर तक, 18 मंथ्स तक वो लोग रगड़े, एकदम काम किया उन्होंने, बहुत काम किया. ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, वो फिर अभी डिग्री कॉलेज में आ गए, 13th में आ गए, और ये जो जूनियर ईयर था तभी ई ब्राइट को एक आइडिया चमका और उन्होंने ये बोला चलो एक कुछ नया कुछ करते हैं, एकदम रैंचो के जैसा, आज कुछ तूफानी करते हैं एकदम. एंड एट दिस टाइम ही केम लुकिंग एट एन एक्सरे. He was looking at an X-ray photos of the chemical structure of a hormone. तो वो जो हार्मोन था ना, गोल्ड हार्मोन, वो उसका केमिकल, वो उसका एक्सरे देख रहा था, एक्सरे ऑफ द हार्मोन, एक हार्मोन का वो एक्सरे देख रहा था. And that is when he said, Eureka, Eureka, I've got it. But he believed that along with his findings about insect hormones, the photo gave him answer to one of the biggest biology puzzle, how the cell can read the blueprint of its DNA. Oh मैम, इतना ज़्यादा भारी वर्ड कैसा आ गया? तो let's go back a step. ये जो एक्सरे था उनके हाथ में, ये एक्सरे किसका था? ये एक्सरे जो था ये एक हार्मोन के केमिकल का था, हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर का था. जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे. एक केमिकल स्ट्रक्चर का था हार्मोन का. नाउ ये जो एक्सरे को वो देख रहे थे, वो जब भी उन्होंने एकदम ध्यान से देखा तो उनको ये पता चला कि ये जो
उनको ये उसका आंसर मिल गया, ही गॉट एन आंसर, और वो आंसर ये था एक्सरे को देख के कि कैसे एक जो सेल है हमारे ह्यूमन बॉडी का, एक ह्यूमन बॉडी नहीं मोनार्क बॉडी का, कि कैसे वो जो सेल है वो इस स्ट्रक्चर से, वो इस डीएनए के स्ट्रक्चर से पूरा ब्लूप्रिंट ले सकता है, वो ये बता सकता है कि कौन सा एनिमल कैसे ग्रो होगा, कौन सा बटरफ्लाई होगा, सेल कैसे अपने डीएनए को रीड करता है। सेल के अंदर डीएनए होता है, राइट, सेल के अंदर डीएनए होता है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये उनको ये पता चल गया कि ये जो सेल है ये कैसे उस डीएनए को रीड कर रहा है, कैसे वो अपना पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे अपना पूरा जो बटरफ्लाई है उसको कैसे बस डीएनए को देख के बनाता है ना। तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स के पास से कि डीएनए इज अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। वो ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि क्या है फंक्शन ऑफ द सेल, सेल क्या करने वाला है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। तुमने ये अभी तक रट्टा मार लिया होगा, हाँ कि नहीं, रट्टा मार लिया होगा ये तुमने एकदम अच्छे से बायोलॉजी में। Cell is the blueprint of life, DNA is the blueprint for life, it determines the function of the cell। ऐसे तुम लोग ने 10 बार रीड किया होगा। तो ये उन्होंने प्रूफ कर दिया कि कैसे करना है। देखो बच्चा पार्टी, ये जो रिचर्ड ईब्राइट है ये बहुत साल पहले थे, व्हेन एवरीथिंग वाज वेरी न्यू, सभी चीज़ें बड़ी न्यू थी। तो हमारे लिए अभी जो आंसर्स है वो एक टाइम पे क्वेश्चंस हुआ करते थे, तभी किसी ने डिस्कवर नहीं किया था, तभी उनके लिए एक बहुत ही बड़ी ये मिस्ट्री हुआ करती थी। तो ये जब मिस्ट्री को सॉल्व किया तभी ये रिचर्ड ईब्राइट ने, व्हेन रिचर्ड ईब्राइट सॉल्व दिस मिस्ट्री, दैट इज व्हेन इट वाज अ यूरेका मोमेंट। ईब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, मार्क दिस इम्पॉर्टेंट, ईब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग जो थे, उन्होंने पूरी रात पिक्चर्स बनाए, प्लास्टिक मॉडल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स के पिक्चर्स बनाए, मॉलिक्यूल्स के मॉडल्स बनाए, दिखाने के लिए कि ये कैसे होता है। और फाइनली उन्होंने ये जो थियोरी थी, उन्होंने ये थियोरी को लिखा और ये थियोरी को एक्सप्लेन किया। एट दैट टाइम सरप्राइजिंगली नो वन who knew him, surprising no one who knew him, Richard E. Bright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1500 students. E. Bright became a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began experiments to test his theory. So he was not just an average student. वो क्या वो average था? बिल्कुल नहीं. In fact वो experiments, रात को experiment करते थे और सुबह को वो हार्वर्ड के लिए पढ़ाई करते थे। और हार्वर्ड के लिए वो क्या क्या पढ़ते थे, इतना ज़्यादा पढ़ते थे कि 1500 बच्चे, 1500 बच्चों की क्लास में, वो भी द टॉप माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के जो टॉप माइंड्स है उनमें से उन्होंने फर्स्ट रैंक किया था। और फिर जब भी वो ग्रेजुएट हुए तभी वो हार्वर्ड में ही पढ़ा रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, पढ़ा नहीं रहे थे सॉरी, वो रिसर्च कर रहे थे और अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू कर रहे थे। और ये कौन सा एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, वो ही ये वाला, द वन दैट ही रोट द पेपर ऑन। अगर ये थियोरी जो है ये करेक्ट प्रूव हो गई तो ये जो है, ये पूरा जो हमारा मैनकाइंड है, पूरे जो हमारे ह्यूमंस है, ये एक बिग स्टेप होगा उनके लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जानना। गाइज आई होप यू ऑल नो कि आवर ह्यूमन बॉडी इज सो कॉम्प्लेक्स दैट वी बेयरली नो इट। सो वी एक्सपेरिमेंट ऑन इंसेक्ट्स टू सी कि उनका जो बॉडी है वो कैसे चल रहा है, उनके सेल्स कैसे डिवाइड हो रहे हैं। इट्स मैजिक। अगर मैं मेरे हाथ में एक पेन लूँ और मैं पेन को बोलूँ कि तू एक काम कर डिवाइड हो जा, तो क्या वो होगी? नो। अगर मैं पेन को कुछ भी, चलो उसके ऊपर मैं कुछ अप्लाई कर दूँ तो क्या वो डिवाइड होगी? नो। तो हमारे बॉडी में जो सेल्स है, हमारे बोले बिना कैसे वो डिवाइड हो रहे हैं, इट इज़ अ मिस्ट्री ऑफ साइंस। सो दिस इज अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ के जो प्रोसेसेस है वो कैसे आगे बढ़ते हैं। इट इज अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग कैंसर एंड अदर डिजीजेस। ये अगर उनको पता चल गया कि सेल कैसे डिवाइड हो रहा है तो शायद से कैंसर का भी क्योर हो सकता है। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ई ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। हमेशा क्वेश्चन पूछना, आस्क अ क्वेश्चन। तुम लोग ऐसे बोलते हो ना, नहीं यार मैम सिली डाउट है छोड़ो,
क्यों छोड़ो, पूछो मैम को, इतना पूछो कि मैम एकदम बोले कि बस यार अब मत पूछो, इतना डाउट पूछो। तो ये जो क्यूरियोसिटी होती है ना भाई, यही सबसे आगे लेके जाती है। यही स्टूडेंट्स जिन जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो ही आगे जाते हैं, भले वो सिली डाउट हो या फिर अच्छा डाउट हो। कोई डाउट सिली नहीं होता है, वो सिली डाउट की वजह से ही वो गोल्ड स्पॉट्स का जो सिली डाउट था ना, वो सब पूरा वर्ल्ड बोल रहा था कि अरे कुछ नहीं होता है इससे, बस एकदम दिखावे के लिए है। पर जब भी उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि नहीं, कुछ ना कुछ काम तो होगा, वो बोल सकते थे कि यार ये कितना सिली डाउट है, पर नहीं, ये गोल्ड स्पॉट्स की वजह से एक ऐसी डिस्कवरी हो सकती थी जो कैंसर को मिटा सकती थी। सो ऑल डाउट्स माय डियर लर्नर्स, ऑल डाउट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट. His high school research into the purpose of those spots on the monarch pupa eventually led him to this new theory about cell life, कि कैसे सेल लाइफ कैसे बनती है, कैसे सेल लाइफ चलती है, वो उन्होंने एक नई थियोरी बनाई. Richard E. Bright has been interested in science since he first began collecting butterflies, maybe when he was in his second standard, and all because of his mother. तो यहाँ पे तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड रिचर्ड्स मदर कंट्रीब्यूट इन हिज करियर. तो उसमें तुम्हें पूरा लिखना है, एवरी कंट्रीब्यूशन. सो बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. इतना नहीं कि वो बस पढ़ाई 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 करता रहता था, ऐसा थोड़ी. ही वॉज अ चैंपियन डिबेटर, ही वॉज अ पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट. कैनोइंग आप लोग पता है, वो ऐसे बोट पे जाते हैं, हम ऐसा कैनोइंग करते हैं, रो करते हैं, वैसा. एंड ही बिकेम एन कंप्लीट आउटडोर पर्सन, एकदम बाहर जाता था, नेचर में मजे करता था. ही इज एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. वो फोटोग्राफी करते हैं नेचर की. सो बेसिकली ही इज लाइक अ मास्टर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई 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 करनी है, अरे अलग भी लाइफ पढ़ाई के बहुत आगे. देर आर सो मेनी थिंग्स. फोटो वोटो लो, एक नेचर के साथ खेलो, नेचर पे जाओ, मजे करो, enjoy the nature, enjoy the tranquility of the nature. Why just stick to one thing when you can have so many other things? So Richard E. Bright had already understood this. When he was in high school, he was a straight A student. Because learning was so easy, he turned a lot of his energy towards the debating and Model United Nation clubs. He also found someone to admire, somebody to look up to. Richard E. Ryer, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Weir was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas. उनकी वजह से मुझे ideas आने लगे. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट. तो मिस्टर, हमारे जो यहाँ पे इंटरव्यूअर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ये हमारे कौन है, ये हमारे इंटरव्यूअर है. एक्चुअली ही इज नॉट एन इंटरव्यूअर, यू कैन से ही इज अ राइटर. ही इज अ राइटर, यू कैन से ही इज अ राइटर. तो एक इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि मिस्टर वीर, और व्हाट इज योर व्यू व्हेन रिचर्ड ई ब्राइट आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, व्हेन ही सेज दैट तुम्हारी आपकी वजह से वो इतना ज़्यादा आगे आ पाए हैं, व्हेन ही इज कंट्रीब्यूटिंग योर हिज सक्सेस टू यू, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट. तो मिस्टर वीरर बोलते हैं कि रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट. वो हमेशा आगे जाता था, वो एक्स्ट्रा करने लगता था थोड़ा. ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ही वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research. Plus, he was doing all his research with butterflies, plus he was doing everything. तो वो सब चीज़ कर रहा था. Was he a cry baby? क्या वो क्राई बेबी थे कि यार इतना सारा काम है कैसे होगा? नहीं. वो रिसर्च डिबेट की भी करते थे, अपने स्पीकिंग की भी करते थे, मॉडल की भी, यूनाइटेड नेशंस की भी करते थे, बटरफ्लाइज की भी करते थे, और दूसरे में भी इंटरेस्ट रखते थे. तो ऐसा नहीं कि यार बस बहुत थक गई हूँ मैं, कुछ नहीं हो पाएगा, आई एम सो टायर्ड, ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू कीप बीइंग मोटिवेटेड. तब जाके हम भी जो है वो रिचर्ड ई ब्राइट के जैसे एकदम प्राउड हो पाएंगे. वी विल बी बेटर पीपल. सो रिचर्ड वॉज ऑलवेज वेरी कॉम्पिटिटिव, बट नॉट इन अ बैड सेंस. एकदम खराब है, मैंने क्या अरे एकदम पर्सनली लेने लगे. रांचो, वो पता है वो इसे चतुर, 3 इडियट्स में चतुर के जैसा नहीं, रांचो के जैसा कुछ भी हो तो उसको पता होना चाहिए कि आंसर क्या है. रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग.
फॉर विनिंग से, बस उसका नाम आ गया इसलिए नहीं, प्राइज लेने के लिए नहीं। तुम लोग हमारे क्लासेस में आते हो ना सर्टिफिकेट लेने के अनअकैडमी पे, सिर्फ सर्टिफिकेट्स के लिए। बच्चे बोलते हैं मैम सिर्फ सर्टिफिकेट्स के लिए आते हैं, ऐसा नहीं। ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब। जो बच्चे बोलते हैं कि नहीं मुझे जीतना है क्योंकि मुझे मेरा बेस्ट देना है, मुझे सीखना है फॉर द राइट रीजंस, जिनको बेस्ट बनना है, वो ही आगे जाता है। यार सर्टिफिकेट तो मैं भी तुम्हें दे दूं, अभी अभी प्रिंट आउट लेके दे दूं, पर ऐसे आगे क्या ही बढ़ोगे तुम। सो विन फॉर द राइट पर्पस, गिव द राइट आंसर। राइट पर्पस के लिए अगर तुम करोगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। और अभी भी मैं बोल रही हूँ अनअकैडमी पे जो भी बच्चे मेरे पढ़ने के लिए आते हैं, सर्टिफिकेट के लिए नहीं, जो पढ़ने के लिए आते हैं वो बहुत आगे जाएंगे। लिख के ले लो, टेक माई वर्ड्स। और जो बच्चे सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं ना, वो बस लाइफ के एक बाउंड्री तक ही पहुंच जाएंगे, दे विल नॉट गो वेरी हाइड इन लाइफ। सो आर यू समबडी हु कम्स ओनली फॉर सर्टिफिकेट? अगर हाँ तो आप अभी भी चेंज हो सकते हो, यू कैन स्टिल चेंज। So this is one of the ingredients in making of a scientist. What is the ingredient? Driving curiosity, doing things to learn, giving your best shot. So is it only one ingredient? क्या हमारा सिर्फ एक ही ingredient है? नहीं, there are many ingredients. Start with a first rate mind, add curiosity. First rate mind, curious mind, add curiosity, bright mind, mix in the will to win. एकदम डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं भाई कुछ भी होगा मैं तो विन करूंगा ही करूंगा, आई हैव टू विन, बट फॉर द राइट रीजंस। तो ये जो तीन चीजें हैं, वन वन वन, वन मार्क, वन मार्क, वन मार्क, ऐसे तुम्हारे 3 मार्क का आंसर बन गया। तो ये सब जो चीजें हैं वो तुम्हें आगे लेके जाएगी, और ई ब्राइट में ये क्वालिटीज थी। फ्रॉम द टाइम द बुक Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard E. Bright has never lost his scientific curiosity. और इसी वजह से he is there where he is right now. He grew and he grew and he grew and he made sure कि उनकी जो curiosity है, उनका जो determination है, उनका जो will power है, वो कभी भी decrease नहीं हुआ है. It has never been decreased और वो बस आगे ही आगे चलते रहे हैं. नाउ यहाँ पे अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि मैम हाउ टू राइट दीज आंसर्स, क्या हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो डोंट वरी, तुम अगर अपने वर्ड्स में भी लिखोगे, मैंने बस यहाँ पे जो भी वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं, एज यू कैन सी वट एवर वर्ड्स आई हैव अंडरलाइंड ओवर योर, बस ये अंडरलाइंड वर्ड्स भी अगर तुम करके जाओगे तो भी तुम्हारे आंसर्स राइट हो जाएंगे. दीज आर वॉट यू कॉल की वर्ड्स. सो अगर तुम्हें और कोई भी क्वेश्चन हो, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर. कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हें तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो. दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, वृद्धि दोषी विद अ डबल आई. दिस इज माय टेलीग्राम आईडी. तुम मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो. मैं क्लास 9, 11, 12 को पढ़ाती हूँ. तुम उनके ग्रामर सेशंस अटेंड कर सकते हो. और तुम कोड यूज करो VD Life 10 on Unacademy and you will get 10% discount on all the courses. So I am your English educator Vruddhi Doshi signing out with this lesson. I will now see you in the next class. So until then everyone, कोई भी doubts हो बेझिझक, डोंट से दैट देयर आर सिली डाउट्स. कोई डाउट सिली नहीं होता है. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना. एंड यस गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट to like the video, share it with your friends and subscribe to the channel. अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो don't forget like, share, subscribe और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो. ठीक है, चलो चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दो कि तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर का कौन सा एक्सप्लेनेशन चाहिए. चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो दैट विच इज द नेक्स्ट चैप्टर दैट यू वांट. ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून.